नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है अपना ये आज का वीडियो प्रथम अध्याय के अंतिम टॉपिक पे बनने जा रहा है। और कल हमने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल के टॉपिक में अपन ने द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अक्षीय पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, और उसको हमने कल डिटरमाइन किया था। आज अपन डिटरमाइन करेंगे कि कोअक्सियल पॉइंट पर या कोअक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो भी किसी डाइपोल की। चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, और उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होने जा रहा है। छोटा सा टॉपिक और बचेगा एक, वो करेंगे आज ही। अपना टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से सुने, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अपन यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट कोएक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट। ये जो निरक्ष जो कहा गया है ना, इसको दूसरे शब्द में ये भी कहते हैं विषुवत बिंदु भी कहते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों शब्द सही है, कोई दिक्कत नहीं। अपन कोएक्सियल पॉइंट भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट भी कह सकते हैं। वास्तव में होता क्या है, जैसे ये डाइपोल है, ध्यान से सुनो बच्चों, ये डाइपोल है, ये द्विध्रुव है। इधर मान लो -q चार्ज, इधर +q चार्ज, ये इसका बीच का पॉइंट है O, और ये सेपरेशन आ गया इसका 2a। अब इसकी अक्ष जो होती है ना, वो ये होती है, चाहे वो इधर पॉइंट लें आप और चाहे इधर, ये इसकी अक्ष है। कोअक्सियल का मतलब अक्ष के एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर लंबवत हो, तो यानी इस स्थिति पे, इस पोजीशन पर, चाहे यहाँ कहीं लो, चाहे इसके नीचे की साइड में इधर कहीं लो, ये सारे पॉइंट कहलाते हैं कोअक्सियल। क्या कहलाते हैं? कोअक्सियल पॉइंट। और ये कौन से हैं भाई? अक्षीय पॉइंट। समझ में आया बात? ये तो है निरक्ष, यानी अक्ष के लंबवत निरक्ष, और अक्ष की दिशा में अक्षीय। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है अक्षीय को कल हमने पढ़ा, और निरक्षीय पर यानी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हो, या निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही हमारे पास माना +q व -q आवेश का द्विध्रुव जिसके आवेशों के मध्य दूरी 2a हो, तथा इसके मूल बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु, r दूरी पर स्थित बिंदु जो इसकी निरक्ष पर स्थित है। निरक्ष का मतलब अक्ष के लंबवत निरक्ष पर स्थित है, जहाँ E का मान ज्ञात करना है। खत्म बात। अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं? लेट ए डाइपोल ऑफ +q एंड -q charge have 2a separation. We want to calculate
वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई शॉर्ट में लिख दिया, वी वांट टू कैलकुलेट ई एट कोएक्सियल पॉइंट फार फ्रॉम ओ विथ आर डिस्टेंस। सिंपल लैंग्वेज लिखिए बच्चों में, ठीक है। चलो डायग्राम बनाते हैं और उसी हिसाब से अपन डिटरमाइन करते हैं। ज़्यादा इसमें कोई गाथा अपने को नहीं लिखनी है, अपना इसमें केवल उद्देश्य है डिटर्मिनेशन का या कैलकुलेशन का। मैथमेटिकल पोर्शन अच्छे से आना चाहिए बच्चों। मिटा दूँ ये थोड़ा ऊपर वाला, स्पेस मिल जाए अपने को डायग्राम बनाने में। हाँ तो भाई बात करते हैं अपन अपने टॉपिक की। मान लेते हैं हमारे पास दो डाइपोल है, एक डाइपोल है और ये इसका ओरिजिन पॉइंट है O, ठीक है। और यहाँ ये A पॉइंट कह सकते हैं और यहाँ कह सकते हैं B पॉइंट। B पॉइंट पर जो चार्ज है वो कह देते हैं कि +Q है और A पॉइंट पर मान लेते हैं -Q। आई बात समझ? दो चार्ज, एक -Q एक +Q। O बिंदु से, ये O पॉइंट है, इससे R दूरी पर, ये R डिस्टेंस थोड़ा कम कर दो, R डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि B बिंदु पर जो धनात्मक आवेश है Q, यहाँ से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। कितनी है? E1, दैट्स ऑल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E1, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? क्योंकि +Q ये एक स्रोत आवेश कहलाएगा, सोर्स चार्ज है, इसकी एम्पलीट्यूड या इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन BP की ओर होगी। दूसरा, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन A है और यहाँ से भी यहाँ तक का सेपरेशन कितना है? A है। तो ये A है, ये R है, ये बीच का 90 डिग्री है। समझ में आ रही बात? तो ये कितना होगा बच्चों? R² + A²। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोर प्रमेय क्या कहती है अपने को कि हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर, अंडर ऑफ बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर का अंडर किसके बराबर आता है भाई? BP के बराबर। इसका अंडर मतलब पावर में 1/2। खत्म बात ही। नेक्स्ट, ये -Q है, इस पर P पर हमेशा हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, वो भी धनात्मक लेते हैं, ठीक है। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी बच्चों, वो किस दिशा में होगी? किधर होगी? इस दिशा में, यानी कि E2 की डायरेक्शन आ गई इधर, P से A की ओर, यानी -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी बच्चों? P से A की ओर, क्योंकि हमेशा माइनस में विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर रहती है और धनात्मक में हमेशा बाहर की ओर। चलो अब हम मानते हैं कि ये जो E1 और E2 है, ये दोनों ही सदिश राशियां हैं, और जब सदिश किसी अक्ष से, अक्ष चाहे वो परपेंडिकुलर वाली हो, चाहे वो हॉरिजेंटल हो, चाहे वो वर्टिकल हो, उससे अगर कोई एंगल बनाए, क्या बनाए? किसी प्रकार का एंगल बनाए, एंगल बनाए, तो वो दो कंपोनेंट में टूट जाता है। 11th क्लास में अपन ने अच्छे से पढ़ा है इसको बच्चों, 11th क्लास में इसको अच्छे से पढ़ा है। दो घटकों में बदल जाता है, एक y अक्ष, एक x अक्ष। ये हम कह सकते हैं x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। कितना बना रहा है?
थीटा, ये एक्स एक्स कहेंगे, ये वाला कितना कहेंगे थीटा, यानी दोनों मिलकर कितने हो गए 2 थीटा। आगे बात समझ में। अब बात सुनो, E1 जो है इसका ऊर्ध्वाधर घटक कितना होगा बच्चों, E1 साइन थीटा। ये E2 जो है इसका ऊर्ध्वाधर घटक किधर होगा बच्चों, अंदर की ओर, ये कितना होगा, ये होगा E2 साइन थीटा। आपने एक चीज पढ़ी होगी बच्चों वेक्टर के अंदर, ये वाई एक्स, ये एक्स एक्स, अगर आपके पास कोई सदिश ए आ जाता है, वेक्टर ए आ जाता है, तो ए के दो कंपोनेंट होंगे, एक्स डायरेक्शन में ए कोस थीटा और इसको हम कहेंगे ए साइन थीटा, अगर ये थीटा एंगल एक्स के साथ बनाता है तो। आई बात समझ में। चलो सिमिलरली ऐसे इसके साथ है, ये एक्स एक्स के साथ थीटा कौन बना रहा है E1, तो इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या होगा E1 कोस थीटा, और E2 का क्षैतिज घटक क्या होगा E2 कोस थीटा। अब ये इधर नहीं होगा, ये देखने वाली बात है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन इधर ही आ रही है, इस डायरेक्शन। अगर ये E2 इस डायरेक्शन में आता है तो E2 का मान इधर ले लेते, लेकिन दोनों ही इस पॉइंट के P पॉइंट के लेफ्ट साइड में है। अब बात देखने वाली है कि E1 और E2 दोनों के लिए आवेश से जो दूरी है वो बराबर है, r का स्क्वायर a का स्क्वायर की पावर 1/2। ये भी एंगल थीटा बनेगा बच्चों यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री थीटा एंगल। तो देख लो आप, ये हाइपोटेनियस बनेगा, हाइपोटेनियस का मान क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडरूट, रूट मतलब 1/2। आई बात समझ में, ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए बताया था। ओके, आगे की बात करते हैं। एज शोन इन फिगर, अब मैं डायरेक्ट सीधा ही कहता हूँ, ऐसे नहीं कहूँगा इसकी डायरेक्शन इधर होगी इसकी डायरेक्शन इधर होगी, चित्रानुसार, चित्रानुसार सीधा ही लिख सकते हो, चित्रानुसार प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बोल दो बच्चों, क्या होगा KQ/R स्क्वायर, R की जगह क्या है R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है इसकी, B से P की ओर, B to P। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, क्षेत्र की तीव्रता का मान। दिख तो रहा ना बच्चों तुम्हें, कहीं ब्लर तो नहीं हो रहा, बार बार ये स्क्रीन अप डाउन तो नहीं हो रही, कांस्टेंट तो है। चलो कांस्टेंट है, सुंदर सुंदर लिखना है बच्चों, अच्छे से स्पष्ट। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, ये क्या हो जाएगा बच्चों E2। E2 का मान भी वही आएगा KQ/R स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का पावर 1/2 का होल स्क्वायर। हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसको, और स्क्वायर हट जाएगा ऑटोमेटिक, ये अब सबको पता है, अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा। ये किधर होगा, P से A की ओर, P से A की ओर। आई बात समझ में। चलो अभी और लिखते हैं नीचे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, विच इम्प्लाइज नीचे वाला लाइन में E1 बराबर KQ, ये अंडर हटा दो, ये स्क्वायर भी हट जाएगा, और लिख दो फिर से B से P की ओर।
आप उसी लाइन में लिख देना, E1 के जस्ट नीचे वाला लाइन में यही बात लिख देना। और E2 के नीचे वाला लाइन में क्या आ जाएगा, E2 बराबर वही KQ/R² प्लस A² ख़त्म होल स्क्वायर, तो P से A की ओर, ये बात लिख देना। E1 के जस्ट नीचे ये बात और E2 के जस्ट नीचे ये, क्योंकि ये हमने स्क्वायर हटा दिया दोनों को। आगे बात समझे। नेक्स्ट अब देखते हैं, दोनों की डायरेक्शन में फर्क है, बाकी एम्पलीट्यूड तो बराबर है। सिंस E1 का एम्पलीट्यूड जो है बच्चों वो E2 के बराबर है, देयरफॉर या इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब वो जो मैंने ऊपर हिंदी में 2 लाइनें लिखी थी, अंग्रेजी मीडियम वाले लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो E1 हो जाएगा। नीचे वाला क्या जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू चार्ज, तो वो E2 हो जाएगा। बस 2 ही लाइनें थी हिंदी की। वे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हिंदी मीडियम वाले कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 ये होना चाहिए। तो हम कहेंगे कुल विद्युत क्षेत्र की, एक लाइन हटा रहा हूँ मैं, लाइन बीच में एक और लिखते हैं, चूंकि दोनों आवेशों के कारण तीव्रताओं दोनों आवेशों के कारण तीव्रताओं के घटक में या घटकों में ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा, या E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं भाई, क्योंकि दोनों परिमाण में बराबर है, परंतु विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अतः कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 व E2 के क्षैतिज E1 व E2 के क्षैतिज घटकों का योग होगा। तो E1 व E2 के क्षैतिज घटकों का योग होगा। अतः देखो बच्चों, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा। मैंने अभी इंग्लिश मीडियम वालों को नहीं लिखा है, वो लिखे थोड़ा। द वर्टिकल component of electric
field intensity, vertical component of the vertical component of electric field intensity E1 sin theta and E2 sin theta cancel out by each other. So the net electric field intensity EFI, the net electric field intensity due to dipole is the sum of horizontal component of E1 and E2. Therefore the resultant electric field intensity resultant resultant electric field intensity E is equal to E1 cos theta plus E2 cos theta. तो E इज इक्वल टू आ गया 2E1 cos थीटा। क्यों भाई? क्योंकि ये E1 का एम्पलीट्यूड जो है वो E2 के एम्पलीट्यूड के बराबर है। आगे बात समझ में, हम कह देंगे बाय फिगर cos थीटा बराबर, इस चित्र में देखो cos थीटा बराबर कोई सा ये चाहिए, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला, इससे ये ट्राइंगल दो बने हुए अपने पास। ट्राइंगल से हम कह सकते हैं साइन थीटा का मान तो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बाय फिगर cos थीटा बराबर आ जाएगा बेस ए अपॉन हाइपोटेनियस कितना है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, यानी आधार बटा कर्ण। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण और बेस मतलब आधार। ये मान अपन यहाँ रखेंगे, E1 की वैल्यू रख देंगे तो क्या मान आ जाएगा, देखो बच्चों आगे वाली लाइन में cos थीटा विच इम्प्लाइज E इज इक्वल टू 2 पढ़ा ही है। E1 का मान क्या था, KQ था बट्टा r स्क्वायर की जगह क्या है r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। cos थीटा का मान क्या है a अपॉन क्या है, उत्तर आने वाला है बच्चों अभी बस की पावर 1/2। यहाँ पावर 1 है इसकी और यहाँ कितनी है 1/2। बेस अगर यानी आधार अगर समान हो तो घातें जुड़ जाती है, पावर उनकी ऐड हो जाएगी। 1 प्लस 1/2 कितने हो जाएंगे 3/2। तो ये मान कितना आ जाएगा K2AQ बट्टा इधर वाला कितना आ जाएगा बच्चों r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। ये मान चल रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। अब कह देंगे सिंस a जो है वो बहुत छोटा है किससे भाई r से, तो इसलिए यानी देयरफॉर ये r स्क्वायर बाहर भी निकाल लो आप एक बार, फिर ये बात लिखना K2AQ बट्टा r स्क्वायर अगर बाहर निकालोगे तो स्क्वायर से ये कट जाएगा 2, तो r की क्यूब बाहर निकला, यहाँ आ गया 1 प्लस a स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर की पावर 3/2। कई बच्चों को ये बाहर निकालना नहीं आता, अरे कॉमन निकालना है, इसको आप बाहर निकालोगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1 और ये r का इसमें लग जाएगा भाग। जैसे आप इस r की क्यूब को अंदर ले जाओगे ना तो r की पावर 3/2 जैसे इसके साथ गुणा होगी तो क्या रहेगा अपने पास स्क्वायर बचेगा r का यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर यानी r की पावर स्क्वायर और ये स्क्वायर कट के वापस वही फार्मूला बन जाता है जो पहले था, यानी कि r स्क्वायर को अगर बाहर निकालोगे तो यहाँ बचेगा 1 स्क्वायर, इस 2 को काट कर ऊपर बना लेगा r की क्यूब और a के नीचे आ जाएगा स्क्वायर। ये थोड़ा समझना ज़रूरी है बच्चों, भूल मत जाना तुम लोग। चलो तो इसलिए ये जो मेरे पास 1 प्लस a स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर
बचा है ना ये नियरली इक्वल टू 1 के करीब आ जाएगा, क्योंकि ए बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और वैल्यू छोटी आएगी, और उसमें अगर आर स्क्वायर का भाग दोगे तो वो लगभग 0 के करीब आ जाएगी, और उसको अगर 1 में जोड़ोगे तो नियरली इक्वल टू 1 आ जाएगी। यानी कि ये डायरेक्टली अगर यहाँ अप्लाई करते हो तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है बच्चों। दूसरा, आप यहाँ पर वेक्टर फॉर्म अगर लिखना चाहो बच्चों, फिर से थोड़ा इधर ध्यान देना, यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म लिखना चाहो तो यहाँ माइनस पी कैप कह देना। ये पी कैप बताऊँगा क्यों आएगा, चित्र से ही पता चल रहा है आपको माइनस का। तो E इज इक्वल टू, साथ साथ में बता रहे हैं के पी 2AQ क्या होता है बच्चों, P होता है बट्टा आर की क्यूब और माइनस पी कैप। हमारे पास ये फाइनल उत्तर आ गया, जहाँ यानी वेयर माइनस पी कैप रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। जहाँ माइनस पी कैप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है, जो द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण P के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। देखो P की दिशा किधर होती है, माइनस Q से प्लस Q, कल मैंने लिखाया था। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर, लेकिन यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर आ रही है बच्चों, इधर आ रही है। तो माइनस से प्लस इधर और प्लस से माइनस, तो अपोजिट हो गई ना। तो ये माइनस पी कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की। तो इसका मतलब ये हो गया कि अक्षीय स्थिति में तो द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा एक ही डायरेक्शन में रहती है, दोनों समान दिशा में रहते हैं, और निरक्षीय स्थिति में दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो ये माइनस पी कैप जो है वो एकांक सदिश है किसका, द्विध्रुव आघूर्ण का। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। तो ये हमारा हो गया टॉपिक। आगे बात समझे बच्चों, चल अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। परिमाण में ई अक्षीय परिमाण में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय व निरक्षीय स्थितियों पर ई अक्षीय बराबर, अंग्रेजी मीडियम में क्या लिखोगे, इन एम्पलीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड एक ही बात है, इन एम्पलीट्यूड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट axial and कोअक्सियल। ई अक्षियल बराबर क्या आ जाएगा भाई, 2 × ई निरक्षीय। कैसे भाई,
सिंस ई अक्ष पर आपको याद होगा 2kp था बटा r की क्यूब, और ई निरक्ष पर कितना है अभी जो हमने डिटरमाइन किया है kp बटा r की क्यूब। तो फर्क हो गया ना। ये आप अगर यहाँ पुट करना चाहो तो 2 से गुणा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, चलो ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन में, डायरेक्ट आ सकता है, सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण ई अक्ष बराबर 2 इंटू ई निरक्ष। करोगे, लिखोगे सब। चलो इसके बाद हमारा एक टॉपिक बचता है बच्चों जो लास्ट है इस पहले चैप्टर का। फिर अपन लोग गाउस के नियमों में चले जाएंगे आगे। हालांकि पहले के किताबों में या पहले के सिलेबस में तो 2 नंबर चैप्टर और ये हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है ये दोनों एक ही चैप्टर में होते थे। अब इन दोनों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो हम कह सकते हैं पहला चैप्टर जो है वो एंडिंग में चल रहा है। यह एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का आघूर्ण या द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, टॉपिक का नाम है बच्चों द्विध्रुव पर बलाघूर्ण टॉर्क। ठीक है, बल का आघूर्ण यानी बल द्वारा उसको टर्न करना, ट्विस्ट करना, घुमाना। तो आपने कितना बल लगाया। 2 स्थिति है, जैसे ये वस्तु स्थिर है, आपने इसको धक्का दिया तो होता है बल, और एक स्थिति अगर आप बल देते हो और उससे ये वस्तु घूम जाए उसी पॉइंट पर या एक फिक्स पॉइंट पर, तो वो बल कहलाता है बल आघूर्ण। क्या कहलाता है? बल आघूर्ण। जैसे कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है, m द्रव्यमान है उसका, m मास है, v वेलोसिटी है, तो m इंटू v उसका मोमेंटम कहलाता है, संवेग कहलाता है। क्या कहलाता है? संवेग। सिमिलरली वही वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और v वेलोसिटी की जगह ओमेगा कोणीय वेग से घूमती हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा, कोणीय संवेग कहलाएगा उस स्थिति में। यानी कि किसी भी वस्तु की 2 प्रकार की गति हम मान के चलते हैं, 11th में पढ़ी थी, स्थानांतरीय गति और घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में जो बल लगता है वो बल आघूर्ण, और स्थानांतरीय गति यानी ट्रांसलेटरी मोशन में अगर फोर्स लगता है तो वो फोर्स, और रोटेशनल या रोटेटरी मोशन के अंदर फोर्स लगता है तो वो टॉर्क कहलाता है। अंग्रेजी में क्या लिख देंगे इसको? टॉर्क, TORQE, टॉर्क ऑन डाइपोल इन एन इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी समरूप, एक टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हो, इक्वेटोरियल भी कह सकते हो, दोनों ही बात है, इक्वेटोरियल या फिर यूनिफॉर्म, UNIFOR, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। खत्म। अपन पढ़ते हैं आज का ये टॉपिक। चलो, होता क्या है वास्तव में, हम कह सकते हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हर जगह बराबर हो, हर जगह एक जैसा हो, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ मानते हैं बच्चों? धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई 2 आवेशित प्लेटें हैं, एक पर ऋणात्मक आवेश और एक पर धनात्मक आवेश है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा गैप से कर दिया, दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ये कोई डाइपोल है और इसको हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, इधर मैं कह दूंगा -Q चार्ज, तो -Q को प्लस अट्रैक्ट करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? F = -QE। यहाँ कह दूंगा +Q चार्ज है तो इस पर फोर्स भी लगेगा
F बराबर क्यू ई। ये धनात्मक डायरेक्शन कह सकते हो, या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये लगेगा और ये लगेगा माइनस में। तो रिजल्टेंट, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी बल तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक पर तो लग रहा है माइनस क्यू ई और एक पर लग रहा है प्लस क्यू ई। लेकिन ये दोनों बल मिलकर इस आवेश को घूर्णित जरूर कर देंगे, या इस द्विध्रुव को घुमा देंगे, ठीक है। और घुमाएंगे उसी को अपन लोग कहेंगे बल आघूर्ण। क्या कहेंगे? बल आघूर्ण कहेंगे। चलो हम कह सकते हैं, माना एक समरूप विद्युत क्षेत्र E जिसमें द्विध्रुव AB रखा है, जिसके माइनस क्यू आवेश पर विद्युत बल माइनस क्यू ई और प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल प्लस क्यू ई लगेगा। प्लस क्यू आवेश पर विद्युत बल क्या लगेगा? प्लस क्यू ई। एट नेगेटिव चार्ज द फोर्स F1 कह सकते हो आप, माइनस क्यू ई लगेगा। एंड प्लस क्यू चार्ज F2 कह सकते हो आप, जो लगेगा प्लस क्यू। सो परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स F = F1 + F2, यही होता है अध्यारोपण सिद्धांत से, जो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ड्यू टू दिस there is net force is 0, but a torque is acting on it। इसलिए इस पर लगने वाला परिणामी बल 0 होगा, परंतु एक बल आघूर्ण लगेगा, जिसके कारण यह द्विध्रुव आघूर्ण घूम जाएगा। अतः बल आघूर्ण सच दैट टॉर्क। अब बल आघूर्ण का सूत्र याद रखो बच्चों। टॉर्क का फार्मूला होता है एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू नॉर्मल डिस्टेंस between both forces। Amplitude of force into normal distance between both forces। अब कह देंगे बाय फिगर, हिंदी मीडियम वाले और लिखना बच्चों। अतः बल आघूर्ण बराबर बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब एक बल का परिमाण क्या हो जाएगा? F बराबर Q इंटू ई हो जाएगा। एक बल का परिमाण क्या होगा? F बराबर Q इंटू ई। अब लंबवत दूरी किससे आएगी? लंबवत दूरी किससे भाई? चित्र से। चित्र में देखो, इसको आप आगे बढ़ाओ। एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक यहाँ लग रहा है, तो लंबवत मतलब इन दोनों के बीच का ये गैप जो होगा ना, वो लंबवत होगा। इसको नीचे बढ़ाओ। मान लो यहाँ पर M बिंदु पर क्रॉस करता है, तो B से M का जो गैप है वो इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा।
बी एम बराबर, ये एंगल थीटा बता सकते हो बच्चों आप, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक का ये गैप जो है बच्चों वो 2a है। कितना है? 2a। ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। आपको पता है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया? परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया? हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनियस क्या है? यानी लंब बराबर होता है कर्ण इंटू साइन थीटा। आपको एक चीज़ याद रखो, चलो पहले लिख ही देता हूँ। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बी एम बटा हाइपोटेनियस है ए बी। तो लंब यानी कि बी एम, हमें लंब दूरी यही चाहिए, बराबर क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। ए बी का मान कितना है बच्चों? 2a साइन थीटा। एक चीज़ तो हमें ये मिल गई, हम यहाँ रख सकते हैं। चित्र में ये चीज़ बतानी है बच्चों, इसका मान आप क्या बता दोगे? 2a साइन थीटा, ये बता देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी चित्र में अच्छे से चित्र बनाना है बच्चों, साथ साथ, क्योंकि चित्र को एक साथ बनाओगे समझ में नहीं आता, अलग अलग बनाओ आप। पहले ये डाइपोल, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, फिर इसके अंदर डाइपोल बनाया किसी एंगल थीटा से झुका हुआ। थीटा आप यहाँ भी बता सकते हो, थीटा एक ही बात है, ठीक है। तो थीटा एंगल से झुका हुआ कोई डाइपोल बता दो। अब उस डाइपोल पर या द्विध्रुव पर माइनस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो माइनस क्यू ई, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो प्लस क्यू ई। अब दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो इस ए को आगे बढ़ो ए से एम की ओर, और इसको बी से लंब डालो तो बीच का गैप आ जाएगा जो 2a साइन थीटा होगा। डायग्राम से लिखें आगे। चलो मिटा दूं अब इसको, आगे बढ़ते हैं बच्चों। बल आघूर्ण, अब एक सिंबल डिनोट करूंगा। बल आघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सीधी लाइन और नीचे टी, टी जैसा शब्द होता है। कई किताबों ने इसको ऐसे करके भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टाउ, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? टाउ। अंग्रेजी मीडियम वाले TAU, ताउ नहीं टाउ। बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या आ जाएगा? बल का परिमाण क्या है बच्चों? Q इंटू ई, एम्पलीट्यूड यही होगा, इंटू 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर ही आ जाएगा E इंटू 2AQ साइन थीटा। आगे बात समझ में? अब आपको एक बात तो पता होगी, E इंटू ये आ गया P साइन थीटा, ठीक है। E इंटू P साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में अगर बताना चाहो बच्चों तो E क्रॉस P में बता सकते हो, यानी कि E और P का वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो टाउ होता है। इसका मतलब E अगर किसी एक तल में बताएं और P अगर दूसरे तल में बताएं तो उन दोनों की लंबवत कौन आएगा? टाउ आएगा। तो हम डायग्राम से अगर इसको बताना चाहें, E और P को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप E को बताना चाहो, मान लो इस डायरेक्शन में E है, तो P इस डायरेक्शन में लगेगा। इन दोनों के लंबवत इधर कौन आएगा बच्चों? टाउ आएगा। डायग्राम ये भी बना देना। आज का ये अपना चैप्टर ख़त्म हुआ बच्चों। अगला जो चैप्टर है वो है गाउस के नियम से आधारित या उस पर आधारित एप्लीकेशन पर विशेष स्थितियां अगर बताना चाहो तो बता सकते हो। इसमें भी क्या स्थितियां? जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र और द्विध्रुव की अक्ष के मध्य अगर कोण थीटा 90 डिग्री हो, तो टाउ बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? केवल PE आ जाएगा। क्या आएगा? PE, यानी ये मैक्सिमम होगा। दूसरा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो टाउ क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा। 0 डिग्री, 180 डिग्री, ये दोनों स्थिति, 360 डिग्री, इन पर क्या रहेगा? 0 रहेगा, मिनिमम रहेगा। 270 पर नेगेटिव आ जाएगा, ये उल्टा घुमा देंगे,
हो गई बात। चलो आगे का अपना जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा फ्लक्स से संबंधित या फिर गाउस के नियम से आधारित। 2 या 3 वीडियो के अंदर वो चैप्टर ख़त्म करेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें।